बीबीसी दुनिया में आज देखिए क्यों टिकटॉक पर लग रही है पाबंदी। अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने अपने अधिकारियों के लिए टिकटॉक के इस्तेमाल पर लगाई पाबंदी। पश्चिमी देश क्यों कर रहे हैं टिकटॉक को बैन, क्यों उन्हें लगता है कि टिकटॉक से हो सकती है जासूसी, दिखाएंगे खास रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। क्यों पश्चिमी देशों को टिकटॉक पर नहीं है भरोसा, कवर स्टोरी में करेंगे बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। दिल्ली में G20 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक में यूक्रेन रूसी हमले पर तीखी नोक-झोंक। मेजबान भारत ने कहा मतभेदों की वजह से नहीं जारी होगा कोई जॉइंट स्टेटमेंट। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा पश्चिमी देश देंगे यूक्रेन का साथ। रूस के अधिकारियों ने कहा पश्चिमी देशों को ब्लैकमेल के खिलाफ रूस को मिला है चीन का साथ। ईरान में स्कूली लड़कियों को जहर दिए जाने के मामले में जांच के लिए सरकार ने बनाई एक स्पेशल कमेटी। ईरान के स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। कुछ नेताओं को संदेह, लड़कियों की तालीम का विरोध करने वाले मजहबी समूहों ने किया ये काम। तेहरान समेत कई शहरों में लड़कियों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें कराना पड़ा था अस्पताल में भर्ती। ग्रीस में ट्रेन दुर्घटना के मामले में अभियुक्त स्टेशन मास्टर को करना होगा अदालती कार्रवाई का सामना। लापरवाही बरतने का आरोप, हादसे में 42 लोगों की गई है जान। ग्रीस के इतिहास में ये सबसे बड़ी रेल दुर्घटना। पूर्वोत्तर में 3 राज्यों के आए चुनावी नतीजे। त्रिपुरा में बीजेपी और इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा को मिला बहुमत। मेघालय में बीजेपी एक बार फिर एनपीपी के साथ गठबंधन कर बना सकती है सरकार। नागालैंड में पहली बार दहाई के आंकड़े पर पहुंची बीजेपी। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को आसान बनाया है तो कई खतरे भी पैदा किए हैं। कुछ ऐसा ही मानना है पश्चिमी देशों का, जिन्हें आशंका है कि टिकटॉक ऐप के जरिए चुराई जा सकती हैं अहम जानकारियां। लेकिन क्या है इस आशंका का आधार और क्या है ये पूरा मामला, कवर स्टोरी में आज इसी की चर्चा। क्या आप जानते हैं कि एक ऐप ऐसा है जिसने कई पश्चिमी देशों की सरकारों की एक तरह से नींद उड़ा रखी है? जी हां, ये ऐप है टिकटॉक, जो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जिसे चीन की एक कंपनी चलाती है। और ये वही टिकटॉक है जिस पर भारत में पहले से ही पाबंदी लगी है। अब इस पर कई और देशों में भी पाबंदी लग रही है। अमेरिकी संसद में टिकटॉक पर रोक लगाने वाला बिल पास हो गया है, जिसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन को टिकटॉक पर रोक लगाने का अधिकार मिल गया है। इससे पहले अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन यूनियन अपने अधिकारियों से कह चुके हैं कि वो अपनी डिवाइस से टिकटॉक को डिलीट कर दें। टिकटॉक के दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा यूजर्स हैं और ये काफ़ी लोकप्रिय है। लेकिन इसकी बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद पश्चिमी देश इस पर पाबंदी लगा रहे हैं। अब सवाल ये है कि टिकटॉक हाल के हफ्तों में निशाने पर आया क्यों? टिकटॉक को लेकर पश्चिमी देशों की चिंता क्या है? देखिए बीबीसी संवाददाता जेम्स क्लिटन की ये रिपोर्ट। अगर आप टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो देखिए ये कुछ इस तरह दिखता है। इसमें आपकी पसंद के एक के बाद एक कई वीडियो सामने आते जाते हैं। कई देशों में ये बेहद लोकप्रिय है और लाइक्स के मामले में फेसबुक और ट्विटर से कहीं आगे। लेकिन टिकटॉक का एल्गोरिदम इतना गजब का है कि वो कई बार आपके दिमाग को भी पढ़ लेता है और आपके बारे में काफी कुछ जानकारी भी जुटा लेता है। टिकटॉक आपका आईपी एड्रेस, डिवाइस की जानकारी और इस्तेमाल की जानकारी सब जुटा लेता है। उसे पता चल जाता है कि आपके पास कौन सा मोबाइल है, किसका नेटवर्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आपकी लोकेशन क्या है, फाइल नेम्स क्या हैं और किस किस ऐप का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपका बायोमेट्रिक डेटा भी जुटा सकता है। टिकटॉक आपसे जो डेटा लेता है वो काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसा कि फेसबुक और ट्विटर जैसी बड़ी टेक कंपनियां आपसे लेती हैं। ये तमाम ऐप्स मुफ्त हैं। वो आपके बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं ताकि आपको उसी हिसाब से विज्ञापन दिखा सकें। समस्या ये है कि टिकटॉक पर कई पश्चिमी सरकारों को भरोसा नहीं है। टिकटॉक की मालिक चीन की एक कंपनी है जिसका नाम है बाइट डांस। अमेरिका और दूसरे देशों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि टिकटॉक का सारा डेटा चीन की सरकार तक पहुंच सकता है
टिकटॉक इस तरह से काम करता है कि आप इसे अपने फोन, अपनी डिवाइस पर डाउनलोड करते हैं और आपको पता नहीं होता कि इसमें है क्या। हालांकि ये ऐप स्टोर के जरिए ही मिलता है, लेकिन 2 दिन बाद कंपनी इस ऐप में कुछ भी भेज सकती है। तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसा डाउनलोड कर रहे हो जिससे आपकी जासूसी की जा सके। टिकटॉक पर सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने निशाना साधा। 3 साल पहले वो अमेरिका में इसे बैन करने के बेहद करीब पहुंच गए थे। लेकिन टिकटॉक की चिंता बाद में तब और बढ़ गई जब जो बाइडेन प्रशासन ने भी उसके खिलाफ रुख अख्तियार कर लिया और पिछले ही हफ्ते यूरोपियन कमीशन ने अपने स्टाफ के लिए टिकटॉक को बैन कर दिया। फिर कनाडा ने भी यही किया। टिकटॉक पर दबाव बढ़ा तो उसने बीबीसी को एक बयान भेजा जिसमें कहा गया है कि कंपनी के प्रति अमेरिका का रुख राजनीतिक ड्रामा है और चीनी सरकार के एक प्रवक्ता ने इसकी आलोचना की है। दुनिया के सबसे बड़े देश के तौर पर अमेरिका उस ऐप से बहुत डरा हुआ है जो युवा आबादी में लोकप्रिय है। दरअसल अमेरिका में भरोसे की कमी है। टिकटॉक ने बार बार कहा है कि वो चीन की सरकार को कभी कोई डेटा नहीं देगा और उसने यूएस कंपनी ओरेकल से अपने संबंध का भी हवाला दिया है जिसके साथ वो अपना अधिकतर डेटा स्टोर करता है। लेकिन टिकटॉक की मालिक कंपनी बाइट डांस चीनी सरकार के प्रति जवाबदेह है। साल 2017 में चीन ने एक कानून पारित किया जिसमें कहा गया कि हर कंपनी को इंटेलिजेंस सर्विसेज के साथ सहयोग करना होगा। उसके पास कोई विकल्प नहीं है, मना करने की कोई गुंजाइश नहीं है। टिकटॉक जो कह रहा है वो ठीक है, लेकिन वो इसका मतलब अच्छे से समझते हैं। चीन का ये कानून बाध्यकारी है। सरकार यदि जानकारी मांगेगी तो उसे देनी ही होगी। टिकटॉक का डेटा चीन की सरकार को नहीं दिया जाएगा। इस सवाल पर टिकटॉक तो ना ही कहेगा और पश्चिमी देशों के अधिकतर नेताओं को यकीन नहीं है कि जब नौबत आएगी तो वो बच सकेंगे। दरअसल अमेरिका के पॉलिटिकल एजेंडे के सेंटर में चीन की तरफ से जासूसी की आशंकाएं रही हैं। वहां इसे लेकर राजनीतिक दलों और आम लोगों के मन में क्या चल रहा है, इस बारे में जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता सेलेना हैटन। अमेरिका में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि टिकटॉक इस समय बस इसलिए निशाने पर है क्योंकि ये उन चंद बातों में से एक है जिस पर अमेरिका की दोनों पार्टी राजी हो सकती है। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों को ही टिकटॉक से सिक्योरिटी रिस्क को लेकर काफी चिंता है। इसमें संदेह नहीं कि चीन के जासूसी गुब्बारे वाले मामले के बाद वॉशिंगटन में इस समय यही सबसे बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा है। इतना ही नहीं, कई लोग चीन के खतरे के बारे में भी बात कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि अब अगला एजेंडा टिकटॉक ही होने वाला है। ये सिर्फ अमेरिकी प्रशासन की बात नहीं है। टिकटॉक जिस तरह डेटा कलेक्ट करता है उससे कई देश चिंतित हैं और टिकटॉक उन लोगों की भी जानकारी जुटा सकता है जो उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई वेबसाइट्स एक तरह से पिछले दरवाजे से जानकारी जुटाने के लिए टिकटॉक को इजाजत दे देती हैं। चिंता इसलिए भी है क्योंकि टिकटॉक ने अतीत में ये स्वीकार किया है कि उसने पर्सनल इंफॉर्मेशन जुटाई है। साल 2022 में यही हुआ था जब टिकटॉक के अमेरिका और चीन में 2 कर्मचारियों ने कंपनी छोड़ने के बाद ये बताया था कि उन्होंने लोगों की निजी जानकारी जुटाई थी, जिनमें 2 पत्रकार भी थे, जिनके बारे में कंपनी को लगता था कि लीक होकर जानकारी उन तक पहुंच रही है। दूसरी चिंता इस बात को लेकर भी है कि टिकटॉक क्या दिखा रहा है, क्या नहीं दिखा रहा है। ये वो चिंताएं हैं जो अमेरिका में ही नहीं बल्कि हर जगह हैं। और आइए एक नज़र कुछ ऐसे ही देशों पर जहां टिकटॉक को पहले से ही बैन किया जा चुका है। और सबसे पहले बात भारत की, जिसने प्राइवेसी और सुरक्षा चिंता की वजह से गलवान में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प के बाद साल 2020 में टिकटॉक और कुछ अन्य चाइनीज ऐप्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी। और टिकटॉक पर पाबंदी लगाने वालों में पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान में कम से कम 4 बार टिकटॉक को बैन किया जा चुका है क्योंकि अधिकारियों को लगता है कि टिकटॉक इमोरल कंटेंट को बढ़ावा देता है। और टिकटॉक को अफगानिस्तान में भी बैन किया जा चुका है। तालिबान नेताओं का कहना है कि वो टिकटॉक को बैन करके युवाओं को गुमराह होने से बचा रहे हैं। और पिछले साल दिसंबर में ही ताइवान ने टिकटॉक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी क्योंकि FBI ने इसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया था। और अमेरिका में अगर टिकटॉक पर बैन लगता है तो ये वहां सोशल मीडिया पर लगा बड़ा बैन होगा। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद
दिल्ली में G20 समूह के विदेश मंत्रियों की बैठक से आखिर क्या हुआ हासिल? बीबीसी दुनिया में अब भी बहुत कुछ है बाकी, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। G20 के विदेश मंत्री आज दिल्ली में मिले, लेकिन इस बैठक पर रूस यूक्रेन युद्ध का साया साफ नजर आया। भारत इस साल G20 की मेजबानी कर रहा है। युद्ध और महामारी के कारण बढ़ती महंगाई की वजह से दुनिया के कई देश संघर्ष कर रहे हैं। इस हालत में इस बैठक से किसी साझा बयान की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन रूस और अमेरिका के बीच तनाव इस बैठक में साफ नजर आया। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी दिखा। जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि दुनिया में शांति हो, इसके लिए जरूरी है कि रूस यूक्रेन से अपनी सेना वापस बुलाए। G20 के हर सदस्य देश, या फिर यूं कहें तो पूरी दुनिया को यूक्रेन में रूस के हमले की कीमत चुकानी पड़ रही है। राष्ट्रपति पुतिन चाहें तो कल ही इस जंग को खत्म कर सकते हैं। और रूस ने पलटवार करते हुए पश्चिमी देशों पर G20 के एजेंडे को तमाशा बनाने का आरोप लगाया। इससे पहले इस बैठक को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया और उन्होंने विदेश मंत्रियों से अपील की कि वो फिलहाल अपने राजनीतिक मतभेद को अलग रखकर एक मुद्दे पर साथ आएं। The spirit of coming together for achieving common and concrete objectives. Excellencies, we must all acknowledge that multilateralism is in crisis today. इस मीटिंग में किसी मुद्दे पर सदस्य देशों में कोई आम सहमति नहीं बन पाई। भारत ने एजेंडे में जलवायु परिवर्तन, विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बढ़ती महंगाई, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा को शामिल किया। दरअसल भारत ने रूस यूक्रेन के युद्ध को लेकर अब तक कोई पक्ष नहीं लिया और न्यूट्रल अप्रोच रखा है। इस बैठक में जापान और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री नहीं आए। दोनों ही देशों ने अपने जूनियर मिनिस्टर्स को भारत भेजा। माना जा रहा है कि रूस को लेकर भारत के रुख से जापान असहज है। पिछले हफ्ते G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक भी बिना किसी साझा बयान के खत्म हुई थी। और इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद। जुबैर साहब, बिना किसी साझा बयान के विदेश मंत्रियों की बैठक खत्म होना, इसे भारत के नजरिए से कैसे देखा जाए? देखिए, भारत के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होती अगर बैठक के बाद एक साझा बयान जारी किया जाता। लेकिन पिछले हफ्ते बेंगलुरु में जब वित्त मंत्रियों के G20 की बैठक हुई थी, उसमें भी नहीं जारी हो सका और आज भी नहीं हुआ। विदेश मंत्री जयशंकर ने आज स्वीकार जरूर किया कि G20 समूह में यूक्रेन में जारी जंग पर मतभेद थे, जिन्हें दूर नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से जॉइंट स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया। केवल एक समरी जारी किया गया है। रूस और चीन ने साझा बयान से जाहिर वो सहमत थे, इसीलिए दिक्कतें आई। भारत की कोशिश काफी थी कि रूस और चीन किसी तरह से साझा बयान पर तैयार हो जाए, क्योंकि भारत तैयार था और दूसरे देश भी तैयार थे। लेकिन दो देशों की असहमति के कारण ये बयान जारी नहीं किया सका। लेकिन और भी बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर सहमति बनी और जैसे कि आतंकवाद की स्पष्ट रूप से निंदा की गई और बेरोजगारी और महंगाई पे चर्चा हुई। तो इस तरह से हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल नाकाम है, लेकिन अगर ये साझा बयान जारी होता तो जी। एक तरह से पूरी दुनिया दो धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है और ऐसे में भारत मेजबानी कर रहा है G20 की। आगे कितना टाइट रोप वॉक होगा भारत के लिए? देखिए, भारत के पास G20 की अध्यक्षता इस साल के अंत तक है। साल के अंत में G20 देशों का शिखर सम्मेलन होना है और प्रधानमंत्री ने आज भी कहा है और पहले भी कह चुके हैं कि भारत ग्लोबल साउथ देशों की आवाज बनकर उभरना चाहता है। ग्लोबल साउथ मतलब जो विकासशील देश है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, और साथ ही भारत के जो रिश्ते हैं ग्लोबल नॉर्थ यानी विकसित देशों के साथ काफी अच्छे रिश्ते हैं। तो अब ये बैलेंसिंग एक्ट भारत को करना है और ये G20 की जो शिखर सम्मेलन है उस वक्त तक इनको दिखाना पड़ेगा। और भारत इस तरह से साफ नजर आता है कि भारत का जो रुख है वो एक बैलेंस करके चलने का है। जी, शुक्रिया जुबैर साहब इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इस विदेश मंत्रियों की बैठक से क्या हासिल हुआ। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद देखिए परिंदे कैसे कर रहे हैं अपराधियों को पकड़ने में मदद।
तो ये कहानी आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। एल्बाट्रॉस वो पक्षी जो समंदर के ऊपर हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकता है और इसका इस्तेमाल कर वैज्ञानिक नियम तोड़ने वालों को पकड़ रहे हैं, खासकर अवैध फिशिंग बोट्स को। कैसे करने हैं वैज्ञानिक ये काम, देखिए इस रिपोर्ट में। सालाना हजारों एल्बाट्रॉस मछली पकड़ने वाले जाल में फंसकर मर जाते हैं, पर हिंद महासागर में क्रोजे आइलैंड्स में वैज्ञानिक इन पक्षियों का इस्तेमाल कर गुनहगारों को पकड़ रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले वो इन्हें पकड़ते हैं और फिर पीठ पर जीपीएस ट्रैकर लगा देते हैं। इससे उन्हें ये पता चलता कि एल्बाट्रॉस ने कौन सा रास्ता लिया और कितनी दूरी तय की, पर फिर उन्होंने इसका इस्तेमाल गैर कानूनी फिशिंग बोट्स का पता लगाने के लिए किया। तो हमें पता था कि ये पक्षी फिशिंग बोट्स के आसपास रहते हैं और इनके जरिए हम ये पता लगाने में कामयाब रहे कि समंदर में ऐसी कितनी बोट्स थीं जिनका ब्यौरा फिशिंग से जुड़े इंटरनेशनल सिस्टम के पास है ही नहीं। मछली पकड़ने वाली बोट्स को ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के जरिए अधिकारियों को अपनी लोकेशन बतानी होती है। जो बोट्स गैर कानूनी तरीके से फिशिंग करती हैं, वो ऐसा नहीं करती, पर एल्बाट्रॉस पर लगा ट्रैकर उनके रडार को पकड़ लेता है। पता लगा कि वहाँ 30% बोट्स ने अपनी लोकेशन को छिपाया था। पक्षी उन इलाकों तक पहुँच जाते हैं जहाँ कोस्ट गार्ड नहीं पहुँच पाते। एल्बाट्रॉस की खासियत है कि वो कुछ ही पलों में काफी दूर पहुंच जाते हैं और हम कई सारे पक्षियों पर एक साथ डिवाइस लगा सकते हैं। ऐसा करके हम समंदर के बड़े इलाके को कवर कर सकते हैं, जो अगर बोट या प्लेन से किया जाए तो काफी महंगा साबित होगा। अवैध फिशिंग मरीन इकोसिस्टम और स्थानीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ पक्षियों को भी खतरे में डाल सकती है। पर क्या इन एल्बाट्रॉस पर फिशिंग बोट से हमला हो सकता है? पक्षी बोट से 5 किलोमीटर की दूरी से ही उसके होने का पता लगा सकते हैं और 5 किलोमीटर दूर रडार डिटेक्टर से एक पक्षी का पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इन ट्रैकर्स को प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में भी इस्तेमाल किया गया है। और तुर्की में भूकंप के बाद एक शख्स की जिंदगी में खुशियों का वो पल जब उन्हें अपनी पोती से दोबारा मिलने का मौका मिला। दरअसल भूकंप के बाद पूरे परिवार में बस दादा और पोती जहरा ही बच पाए हैं। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।